क्या आप जानते हैं आखिर कोई इंसान कितना क्रूर हो सकता है, कितनी हद तक जा सकता है? इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। एक ऐसी घटना जिसके बारे में सोचकर आज भी वहाँ के लोग सिहर उठते हैं। आज की कहानी ऐसी हैवानियत भरी कहानी है जिसमें रातों रात पूरा परिवार तबाह हो गया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके? आज हम बात करने वाले हैं वर्मा फैमिली केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली से। साउथ वेस्ट दिल्ली में द्वारका नामक डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पे राजनगर नामक लोकेलिटी पड़ता है। इसी लोकेलिटी के गली नंबर 9 में एक घर था जहाँ पे वर्मा फैमिली रहा करती थी। ये बात 2008 की है। घर में पिता विनोद वर्मा, इनकी वाइफ पुष्पा वर्मा, इनका बेटा नितिन वर्मा और बेटे की वाइफ पूजा वर्मा रहा करते थे। पूजा 6 महीने की गर्भवती भी थी। पिता विनोद वर्मा हंगेरियन एम्बेसी में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करते थे। माँ हाउसवाइफ थी। बेटा नितिन करोल बाग में जॉब करता था और बहू पूजा किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। कुल मिलाकर ये 4 लोगों का हंसता खेलता परिवार था जो कुछ महीनों के बाद 5 लोगों का हो जाता। सब कुछ सही चल रहा था। अब दिन आता है 18 अप्रैल 2008। अब 18 अप्रैल की रात कहें या 19 अप्रैल का दिन। देर रात में नितिन वर्मा अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौट रहे थे। ये खुद की बाइक से थे। आज इनको काफ़ी लेट हो गया था काम करते करते, इसलिए इनको थोड़ी जल्दी भी थी घर पहुंचने की। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। बाइक चलाते चलाते जब नितिन दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क के करीब पहुंचे तो इनकी बाइक स्लिप कर जाती है और इनका एक्सीडेंट हो गया। एक पेड़ के पास एक घटना हुई थी। पेड़ के नीचे नितिन और इनकी बाइक दोनों गिरे पड़े थे। नितिन की उंगलियों में, हथेली पर, पैरों में, जांघों पर चोटें आई थीं। हालांकि उतनी गंभीर नहीं थीं। चूंकि ये रात का टाइम था तो कोई भी इंसान यहाँ पर आते जाते नहीं दिख रहा था। जैसे तैसे नितिन ने खुद को संभाला और मोबाइल से घर पर कॉल किया ताकि उनको एक्सीडेंट के बारे में बताएं तो वो मदद के लिए आ जाएं। नितिन ने सबसे पहले अपनी वाइफ पूजा को कॉल किया, फिर पिता को कॉल किया और फिर माँ को। लेकिन तीनों में से कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। घर का टेलीफोन भी कोई नहीं उठा रहा था। नितिन को इससे बहुत अजीब लगा। इसने काफ़ी बार ट्राई किया घर वालों से कांटेक्ट करने का, मगर उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब इसने थक हार कर अपने चाचा जी विजय कुमार को कॉल किया। ये नितिन के घर से कुछ ही किलोमीटर दूर रहा करते थे। इत्तेफाक से विजय नितिन का फ़ोन उठा लेते हैं। नितिन ने इन्हें 12:40 पर कॉल किया था। इसने उनसे सारी चीज़ें बताईं कि ऐसे ऐसे मैं आ रहा था, बाइक से एक्सीडेंट हो गया, मैं बुद्धा जयंती पार्क के पास हूँ, मदद कीजिए। और हाँ, इसने पहले घर वालों को कॉल किया था मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, आप ये भी एक बार पता कीजिए। विजय कुमार ने सारी चीज़ें सुनी और इसी वक्त अपने 2 बेटों अमित और सुमित यानी नितिन के 2 कज़न को उसके पास भेजा। दोनों कज़न के साथ उनका एक दोस्त भी था। तीनों बाइक से थे। विजय अपने भाई यानी नितिन के पिताजी विनोद को कॉल करते हैं, भाभी को कॉल करते हैं, मगर कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसके बाद इन्होंने उनके एक पड़ोसी रविंद्र सिंह को कॉल किया। उनसे कहा कि आप एक बार इनके भाई के घर पर जाइए और देखिए कि क्या चल रहा है। वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उधर दोनों कज़न और दोस्त नितिन को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, मगर उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे घर पर ले चलो, इसको घबराहट हो रही है। अब नितिन के जिद करने की वजह से ये तीनों लोग उसे और उसकी बाइक को लेकर घर के लिए निकल पड़ते हैं। इधर रविंद्र ने वर्मा फैमिली के घर का दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दिया, मगर कोई भी जवाब नहीं देता है। अब रविंद्र फिर से विजय को कॉल करते हैं और बताते हैं कि दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा है। इस पर विजय ने बोला कि दरवाजे को धक्का दीजिए, तोड़िए, जो करना है कीजिए, लेकिन अंदर जाइए और देखिए। अब पड़ोसी रविंद्र ने दरवाजे को धक्का दिया। ये आसानी से खुल जाता है क्योंकि बस इसको भिड़काया गया था। ये सब देखकर रविंद्र को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी रात में क्यों ये परिवार इस दरवाजे को खुला रखा है। अब ये अंदर जाते हैं। जैसे ही ये अंदर आए, सामने का दृश्य देखकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने घर में सीढ़ियों के पास विनोद वर्मा का शव पड़ा हुआ था। इसके बाद रविंद्र को अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। ये फिर से बाहर आ गए और विजय को कॉल किया। उनको सारी चीज़ें बताईं और जल्द से जल्द आने को कहा। चूँकि उनका घर बस 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही था तो वो फटाक से यहाँ पर पहुँच गए। साथ में उनके साथ एक और भाई आते हैं, राजेश। विजय ने इन्हें भी कॉल करके बुला लिया था। अब विजय घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर सीढ़ियों के पास विनोद का शव पड़ा हुआ था। ये पूरी तरह से रक्त में भीगे हुए थे, चारों तरफ रक्त बिखरे हुए थे। विजय ने बाकी कमरों में अपनी भाभी पुष्पा और बहू पूजा को ढूंढा, लेकिन ये लोग यहाँ पर नहीं मिलते हैं। अब विजय फर्स्ट फ्लोर पर गए। वहाँ पर उन दोनों की भी लाशें मिलती हैं, रक्त में भीगी हुई। ये सब कुछ देखकर विजय की हालत खराब हो गई। अभी तक 1:15 बज चुका था। विजय ने पुलिस को कॉल कर दिया। इतने में ही नितिन भी अपने दोनों कज़न और उनके दोस्त के साथ घर पर आ गया। पहले तो विजय और बाकी लोग नितिन को अंदर जाने से रोकते हैं, मगर ये जबरदस्ती अंदर गया। अपने पिता की उस हालत को देखते ही नितिन वहीं पर बेहोश हो जाता है।
तब तक पुलिस की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की पीसीआर वैन से नितिन को दीनदयाल हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर उसकी मलहम पट्टी होती है। अब इधर पुलिस भी घर के अंदर गई। विनोद वर्मा के शरीर पर 15 से 20 बार किसी तेज धार चीज से वार हुए थे। पूरे शरीर पर, यहाँ तक कि चेहरे को भी नहीं छोड़ा गया था। चेहरे पर भी ताबड़तोड़ वार हुए थे उसी तेजधार हथियार से। अब पुलिस फर्स्ट फ्लोर पर गई। वहां पर वरांदे जैसा एरिया था। वहीं सोफे पर पुष्पा वर्मा का शव बैठी हुई अवस्था में मिला। इनके शरीर पर भी ढेर सारे जख्मों के निशान थे, जैसे कि इनके पति पर थे। पूरा सोफा, फर्श सब कुछ लाल रंग में रंग चुका था। वहीं इसके ठीक सामने ही बेडरूम था। उसके दरवाजे पर ही पूजा वर्मा का शव मिला। अब इनकी हालत तो पूछिए मत। ऐसा लगा जैसे इनके शरीर पर इतने जख्म के निशान थे जितने इनके सास ससुर के जख्मों को जोड़ दें उससे भी ज्यादा हो। तो ऐसे करके इस घर में 3 लोगों का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया था। वहीं घर का चौथा मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट था। रातों रात पूरा परिवार बिखर गया। पुलिस ने अपनी एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। क्राइम टीम को बुलाया गया। एफएसएल टीम आई। फिलहाल जो भी लोग परिजन मौके पर मौजूद थे, पुलिस ने उनसे बातचीत की। पड़ोसी रविंद्र सिंह ने ही सबसे पहले उन शव को देखा था। इन्होंने बताया कि जब ये घर के दरवाजे को हल्का सा धक्का देते हैं तो वो खुल जाता है। इससे पुलिस ने सोचा कि कहीं ये लूटपाट का चक्कर तो नहीं। अब इन्होंने सबसे पहले इसी एंगल से ही तफ्तीश शुरू की। घर के मेन एंट्रेंस को देखा गया। उसके लॉकिंग सिस्टम, सिटकुनी सब कुछ चेक किए गए, मगर ये सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक थे, सही कंडीशन में थे, कुछ भी डैमेज नहीं था। अब पुलिस घर की तलाशी लेती है। हर कमरों को देखा गया, अलमारी चेक किए गए, उनके लॉकर देखे गए। घर में जहां जहां पर भी कीमती सामान रखे जाते थे सब कुछ सही सलामत थे। यही नहीं, घर की दोनों औरतों ने कान की बाली और मंगलसूत्र वगैरह भी पहन रखे थे। कुल मिलाकर यह तो साबित हो गया कि ये कत्ल लूटपाट के लिए नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो घर के सारे कीमती सामान गायब होते, मृतकों के पहने गहने भी गायब रहते। ये भी था कि जिस तरह से माता पिता और बहू का कत्ल हुआ वो लूटपाट के लिए नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे बहुत गहरी दुश्मनी रही होगी। ऐसी हैवानियत कौन कर सकता है। उधर हॉस्पिटल में नितिन भी सहमा हुआ था, डरा हुआ था कि इसके परिवार को अचानक क्या हो गया। क्राइम सीन को अच्छे से पुलिस देख रही थी। शव के अलग अलग एंगल से फोटोज लिए जा रहे थे। पुलिस सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कलेक्ट कर रही थी। फिंगरप्रिंट्स ढूंढे जा रहे थे। सारे एग्जिबिट्स कलेक्ट करने के बाद इन्हें रोहिणी की एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया। शव को रात में ही 1:30 से 2 बजे के बीच दीनदयाल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर पोस्टमार्टम इनका होना था। पुलिस भी हॉस्पिटल जाती है क्योंकि यहीं पर नितिन भी एडमिट था। नितिन के दोनों हाथों में चोट लगे थे, पैरों में चोट था, मगर एक्सीडेंट के बाद ये केवल अपने राइट हैंड को ही रुमाल से बांध कर घर पर गया था। सुबह तक इसे सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। ये 19 अप्रैल की तारीख थी। इसी दिन इसके बूढ़े माता पिता और वाइफ का दीनदयाल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होता है। शव की हालत को देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। विनोद वर्मा के गर्दन पर, चेहरे पर, एब्डोमेन एरिया, स्टमक, चेस्ट, लगभग सभी जगहों पर तेजधार हथियार के निशान मिले। इनके ऊपर टोटल 18 बार वार हुए थे। ऐसा ही कुछ पुष्पा वर्मा और पूजा वर्मा के साथ भी था। पुष्पा के ऊपर 14 बार वार हुए थे और पूजा के ऊपर, जो कि 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, इस पे 42 बार वार हुए थे। इनके गले पर भी निशान था तेजधार हथियार का। पुलिस अब वर्मा फैमिली के रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, जानने वालों से, जहां पर ये काम करते थे वहां के स्टाफ से, सबसे पूछताछ शुरू हुआ। पुलिस को शुरुआती जांच में ही इतना तो समझ में आ गया था कि कत्ल के पीछे कोई अनजान या बाहरी शख्स नहीं है, वो कोई घर का ही होगा। इसलिए पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि घर पर कौन कौन से लोग आते जाते हैं, इस परिवार का किनके साथ उठना बैठना है, किसके साथ कैसे संबंध है, पैसों रुपयों की लेन देन हुई हो किसी के साथ या किसी के साथ दुश्मनी हो, ये घर किसका है, किराए पर रहते हैं या खुद का है। खास तौर से विनोद के बारे में ये जानकारियां जुटाई जा रही थीं। पता चला कि विनोद एक सीधे साधे इंसान थे। पहले इनकी पूरी फैमिली पालम गांव में रहती थी, लेकिन फिर 2004 में विनोद ने दिल्ली के राजनगर में खुद का घर खरीद लिया। फिर विनोद, पुष्पा और नितिन तीनों यहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे घर में नितिन के अलावा इसके 2 छोटे भाई भी थे, लेकिन वो पालम गांव में रहते थे, जहाँ पे चाचा विजय का घर था। इस परिवार का किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी नहीं था। अब पुलिस ने वर्मा फैमिली के चारों मेंबर्स, माता पिता, बेटा, बहू, सबके कॉल डिटेल्स निकलवाए। माता पिता और बहू के कॉल डिटेल में तो कुछ खास मिलता नहीं है, कुछ खास पता नहीं चला। जिनसे भी आखिरी बार इनकी बातचीत हुई थी वो जानने वाले ही लोग थे। वहीं जब नितिन की कॉल हिस्ट्री आई तो मिला कि घटना वाले दिन यानी 18 अप्रैल को इसने अपने पड़ोस में किसी को 21 बार कॉल किए थे। फिलहाल तो ये सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट था। 19 अप्रैल की शाम तक ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। पुलिस इसको सीधे अपने साथ थाने लेकर आई। यहाँ पे इसे पूरा घटनाक्रम सुना जाता है, कैसे कैसे क्या हुआ था। नितिन ने वही कहानी सुनाई जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये काम से घर लौट रहा था, एक्सीडेंट हुआ, घर वालों ने कॉल नहीं उठाया, चाचा को कॉल किया।
इसने पुलिस को सारा घटना सुनाया। पुलिस को इसके बयान में थोड़ा सा डाउट होता है। इसको जो चोटें लगी थीं, जैसे कि वो कट के निशान और खरोचें, डॉक्टर्स ने कहा कि खरोच तो आता है रोड एक्सीडेंट में, मगर वो कट के निशान, उसमें कुछ डाउट है। इसके दोनों हाथों और जांघ पर ही निशान थे। जिस तरह की चोटें इसके माता पिता और वाइफ को लगी थीं, वैसे ही चोटें इसके ऊपर भी थीं। पुलिस ने जब एक्सीडेंट वाली जगह विजिट किया तो वहां पर कोई ऐसी नोकीली चीज नहीं दिखाई दी जिससे नितिन को ऐसी चोट आए। आखिर इस तरह का घाव इसे कहां से लगा, इससे पूछते हैं, मगर ये ठीक से जवाब नहीं दे पाता इसका। उस एक्सीडेंट के टाइम पे जब नितिन के दोनों कजन और दोस्त वहां पर गए थे तो उन्होंने भी पूछा कि ये चोट कहां से लगी है, लेकिन तब भी नितिन ने कोई जवाब नहीं दिया था। वहीं जब पुलिस ने इसकी कॉल हिस्ट्री देखी तो उसमें इसने अपने परिवार को कॉल नहीं किया था। एक्सीडेंट के बाद ये सीधे अपने चाचा जी विजय को ही कॉल करता है। नितिन देर रात में अपनी ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था। पुलिस को इस बयान में भी डाउट हुआ, क्योंकि रात में 10 बजे के आसपास पूजा वर्मा के भाई यानी नितिन के साले राहुल से नितिन की बातचीत हुई थी कॉल पर। राहुल ने पुलिस से कहा कि उस वक्त जीजाजी ने बताया था कि वो घर पर हैं। ऐसी चीजें जब नितिन के सामने पुलिस ने रखी तो ये टूट जाता है। इसने ही अपने माँ बाप और 6 महीने की गर्भवती पत्नी का कत्ल किया था। 1 साल पहले यानी 2007 के जनवरी महीने में पूजा और नितिन की शादी हुई थी। ये लव मैरिज थी। इनकी शादी को लेकर लड़का लड़की दोनों के ही घर वाले बहुत खुश थे। सबकी मर्जी से शादी हुई। पूजा का मायका दिल्ली के पश्चिमपुरी इलाके में था, जो कि इसके ससुराल से केवल 15-20 किलोमीटर ही दूर है। शादी के बाद नितिन और पूजा दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। पूजा गर्भवती भी हो जाती है, लेकिन इसी बीच पति पत्नी के रिश्ते खराब होने लगे। दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। इसमें नितिन के माता पिता पुष्पा और विनोद अपनी बहू पूजा का ही साथ देते हैं। लड़ाई झगड़ों की वजह से नितिन वर्मा अपनी पत्नी पूजा को रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगा। 18 अप्रैल की रात में फिर से पति पत्नी में झगड़ा होता है। इनका बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर था। बेडरूम में सब्जी काटने वाला किचन नाइफ रखा हुआ था 28 से 30 सेंटीमीटर का। गुस्से में नितिन ने अपना आपा खो दिया। हालांकि ये पिछले 10 दिनों से बीवी के कत्ल की प्लानिंग रच रहा था, लेकिन ये चीज बिना प्लान के अचानक होती है। नितिन ने चाकू से अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर हमले शुरू कर दिए। बिना रुके इसने 42 बार वार किए थे। उसके पूरे शरीर को चाकू से गोद दिया, गले पर चलाया। नितिन की मां पुष्पा फर्स्ट फ्लोर पर ही कुछ काम कर रही थी। आवाज सुनकर ये बेटे के कमरे में गई और उसका विरोध करने लगी कि बहू को क्यों मार रहे हो। उसको रोकने लगी, लेकिन गुस्से में नितिन अपनी मां पर भी चाकू से हमला करने लगा। मां डिफेंड करते पीछे होते होते सोफे पर गिर गई। नितिन ने इन पर 14 बार चाकू से वार किए थे। पुष्पा की चीखें सुनकर ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद पिता विनोद आवाज देने लगते हैं कि हो क्या रहा है। इन्हें कुछ प्रॉब्लम थी तो ये सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे। नीचे से ही इन्होंने आवाज दिया। अब आवाज सुनकर नितिन सीढ़ियों से नीचे आता है। इसके पूरे शरीर पर रक्त लगे हुए थे, छींटे थे। इसने अपने पिता पर भी चाकू से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। 18 बार वार किए। इन सब में नितिन को भी उसी चाकू से चोटें लगती हैं, क्योंकि माता पिता और पत्नी तीनों ने विरोध भी किए थे। ये सारी चीजें 18 अप्रैल की रात 9:25 से लेकर 19 अप्रैल के 12:25 के बीच होता है। फिर नितिन अपनी बाइक से निकल जाता है। इसने अपना बनियान जो कत्ल के वक्त पहना हुआ था, एक टॉवेल और एक चाकू, तीनों चीजें पालम के पास रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है। फिर इसने अपने ऊपर आए चोटों से बचने के लिए वो झूठा एक्सीडेंट का नाटक किया। जानबूझकर बाइक से गिरा ताकि हल्की फुल्की चोट और आए। एक्सीडेंट के बाद इसने सीधे अपने चाचा जी को कॉल किया 12:40 पर। उनको झूठ झूठ बोला कि घर वाले फोन नहीं उठा रहे हैं, जबकि इसने कॉल किया भी नहीं था। यह तो जानता था कि वो मर चुके हैं। झूठ भी बोलेगा तो कोई बताने वाला नहीं है कि फोन किया था या नहीं। तफ्तीश में यह भी सामने आया कि नितिन के घर के पड़ोस में एक लड़की भी रहती थी, सुरभि राणा AKA रागिनी। नितिन ने कत्ल वाले दिन 21 बार इसको ही कॉल किया था। नितिन और रागिनी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। रागिनी एक माइनर थी, यानी इसकी एज 18 साल से कम थी। वही नितिन 28 साल का था। इन दोनों का प्यार नितिन की शादी से पहले से था। वही नितिन का प्रेम प्रसंग पूजा के साथ भी चल रहा था। बाद में इससे शादी करता है। जब इनकी शादी हुई तो रागिनी केवल 17 साल की थी, यानी 1 साल के बाद ये 18 साल की हो जाती, बालिग हो जाती। फिर नितिन लीगली इससे शादी कर सकता था। पूजा से लव मैरिज करने के बाद भी नितिन का रिश्ता रागिनी से बना रहता है। इस चीज की भनक किसी को भी नहीं थी, ना तो रागिनी के घर वालों को थी और ना ही नितिन के घर वालों को, ना इसकी बीवी को। पूजा को नहीं पता था कि इसके पति का अफेयर एक नाबालिग लड़की से चल रहा है। जब पूजा गर्भवती हुई तो घर में खुशी का माहौल होना चाहिए। घर में एक नया मेहमान आने वाला है, सभी लोग खुश भी होते हैं। मगर इसी दौरान पूजा को नितिन की सच्चाई पता चल जाती है कि शादी से पहले ये 2 लड़कियों के साथ रिलेशन में था। एक से इसने शादी की और दूसरे से अभी भी अफेयर चल रहा है। पूजा को यह सब पता चलने के बाद इसने अपने सास ससुर को बताया। वो लोग भी नितिन को डांटने लगे, समझाने लगे। बस यहीं से पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। रागिनी के घर वालों को तब भी ये बात पता नहीं चली थी।
इन्हें पता तब चला जब नितिन ने रागिनी के लिए अपने माता पिता और वाइफ का कत्ल कर दिया। जब तक कत्ल हुआ तब तक रागिनी 18 साल की हो चुकी थी। पुलिस को अपनी तफ्तीश में आगे मिला कि नितिन वर्मा अपने माता पिता का सगा बेटा नहीं है, गोद लिया हुआ बेटा है। जब नितिन केवल कुछ दिनों का नवजात बच्चा था तो उसके माता पिता ने इसे कूड़े में फेंक दिया था। फिर किसी ने बच्चे को देखा और उसे सफदरजंग हॉस्पिटल ले गया। वहीं पे विनोद वर्मा, पुष्पा वर्मा और विनोद के पिताजी थे। जब विनोद के पिताजी को पता चला कि ये बच्चा कूड़े के ढेर में फेंका गया था तो इन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया और अपने बेटे विनोद और बहू पुष्पा को सौंप दिया। ये खुशी खुशी स्वीकार भी कर लेते हैं क्योंकि उस दौरान इनके भी बच्चे नहीं थे। फिर आगे इनके 2 बेटे भी हुए। हालांकि विनोद और पुष्पा ने अपने तीनों बेटों को बराबर प्यार दिया, बल्कि नितिन को ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि इसे घर का बड़ा बेटा मानते थे। ये नितिन के गोद वाली बात चाचा विजय ने बताई थी। इनके अनुसार बस केवल 2-4 लोगों को ही पता था कि नितिन को गोद लिया गया है, बाकी किसी को भी नहीं पता था। कूड़े के ढेर में फेंके हुए बच्चे को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर उसकी जिंदगी बना दी। फिर वही बच्चा उसी माँ बाप का कत्ल कर देता है एक नाबालिग लड़की के प्यार के लिए, जबकि पूजा नामक लड़की से इसकी लव मैरिज भी करा दी थी। यहाँ पर एक इत्तेफाक भी है कि विनोद और पुष्पा को नितिन सफदरजंग हॉस्पिटल में मिला था और नितिन ने जब इसी माता पिता का कत्ल किया तो ये इसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और पुलिस इसे यहीं से उठाकर थाने लेकर गई थी। पुलिस ने नितिन की निशानदेही पर रेलवे ट्रैक से वो बनियान, टॉवेल और चाकू बरामद कर लिया। चाकू पर नितिन के फिंगरप्रिंट्स भी पाए गए। आगे इसके ऊपर चार्जशीट फाइल होती है। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इसमें रागिनी भी गवाही देने आई। पुलिस ने इससे पहले भी पूछताछ किया था मगर इसका नितिन के कांड में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला, इसलिए इसको क्लीन चिट दे दिया गया था। पर नितिन ने इसके लिए अपने परिवार को मार डाला। जब रागिनी कोर्ट में गवाही देने के लिए आई तो इसने नितिन के साथ के रिश्तों को नकार दिया। जब रागिनी के पिता को सारी चीजें पता चली थीं तो समाज के डर से इन्होंने उसी वक्त अपनी बेटे की शादी करा दी थी। इसलिए जब रागिनी कोर्ट आई तो वो शादीशुदा थी। चंडीगढ़ में इसका ससुराल था। करीब 32 लोगों ने गवाही दी कोर्ट में। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, टेक्निकल एविडेंसेस कई सारे थे। कोर्ट में काफ़ी बहस होता है। फिर 16 अगस्त 2012 को नितिन को उसके माता पिता और वाइफ के कत्ल के लिए दोषी ठहराया गया। इसके बाद 4 सितंबर 2012 को सेशन कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुना दी। जज ने कहा कि यह समाज के लिए खतरा है, चलता फिरता लाइफ बॉम्ब है, इसको ऐसे छोड़ें तो ये भयानक तबाही लाएगा। इसके ऊपर अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी। परिवार इस पर ही आश्रित था, फिर भी इसने परिवार का कत्ल कर दिया। इसलिए फांसी से कम सजा इसके लिए नहीं लिखी गई है। आगे नितिन हाईकोर्ट में अपील करता है, वहां भी काफी बहस हुआ। फिर 6 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने नितिन के फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इनका कहना था कि जो भी नितिन ने किया वो गुस्से में किया था, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, इसे बदलने का एक मौका देना चाहिए। फिलहाल नितिन वर्मा जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।